हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ओके, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम देखते हैं ओहम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा केयरफुली सुनो। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और छोटा ही वीडियो होने वाला है। अब उसका कंसेप्ट यूज करो, उसके ऊपर तो 100% एक तो लॉ पूछे जाएगा या फिर उसके ऊपर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। उसके अलावा उसके कंसर्निंग एक और फॉर्मूला है या फिर कंसेप्ट है, वो भी इसके अटैचमेंट में देखेंगे क्योंकि एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है वो। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में और फ्यूचर के भी बारे में, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखो और ध्यान से देखो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते चलो। कंसेप्ट जो जब तक के क्लियर नहीं होता ना, तो तब तक के आपके न्यूमेरिकल या फिर बाकी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे या फिर वो जो टॉपिक है अपने को नहीं समझ में आएगा। चलो देखते हैं ओम्स लॉ कहां तक की समझते हैं, देखते हैं विद एग्जांपल। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं और उसके साथ में एग्जांपल भी समझाता हूं। एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे फ्रॉम ग्राउंड टू द अपर। चलो ओम्स लॉ देखते हैं। अब ओम्स लॉ जो है, ओम्स नाम का साइंटिस्ट था, ओम नाम का, तो उसने ये लॉ निकाला था। वो उसका क्या स्टेटमेंट है, वो बोलता है साइंटिस्ट, V which is directly proportional to the I, V which is directly proportional to the I। V इसका मतलब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये कल मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कंसेप्चुअल लेवल पे समझा दिया 0-1 में, ठीक है? आई इसका मतलब करंट, ठीक? ये दोनों की कंसर्निंग भी कल पिछले वाले सेशन में मैंने समझा दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डीपली जाएंगे अंदर फिर ऊपर तक ही जाएंगे। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, करंट आल्सो चेंज। सही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज तो करंट चेंज। अब मैंने कल बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन कि जब तक कि आप हायर और लोअर लेवल डेवलप नहीं करते हो तब तक के करंट फ्लो होने वाला नहीं। सही बात है, अपर लेवल और लोअर लेवल। अब ये कौन प्रोवाइड करता है? ये बैटरी प्रोवाइड करती है, सेल प्रोवाइड करता है, राइट? अब ये जो लेवल है यदि मैं बढ़ाते चलूं, इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, नेचुरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट करंट भी बढ़ने वाला है। देखा कंसेप्ट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं चेंज करता हूं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं बढ़ाता हूं, तो करंट आल्सो चेंजेस। अब इसमें मैं प्रोपोर्शनल ये जो साइन है वो निकाल देता हूं, तो उसके अलावा मैं उससे R मल्टीप्लाइड बाय I। सो R क्या है बच्चों? R which is a constant, R which is a constant। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है? अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है वैसे वैसे करंट आल्सो चेंजेस, वो भी ठीक है। अब V व्हिच इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन मैंने निकाल दिया, R मल्टीप्लाइड बाय करंट। आपको तो पता है प्रोपोर्शन निकालने की वजह से मुझे कांस्टेंट डालना पड़ा, ठीक है? अब R ये जो कांस्टेंट है which is concerning with the resistance of the conductor, resistance of the conductor, ठीक है? कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कंसीडर करवा दिया। So V which is directly proportional which is equal to the R multiplied by I। यहाँ तक के ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ क्या, V which is directly proportional to the I, वो तो कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R ये नहीं कह सकते बेटा। ये क्या है? जरूर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस इज जस्ट ए कांस्टेंट। ये क्या है? R, इट इज ए जस्ट ए कांस्टेंट।
और उसको हमने क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि V which is directly proportional to the R, V which is directly proportional to the R नहीं होता है, सिर्फ ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का रिलेशन दो इक्वेशन मैनेज करने के लिए सिर्फ, और उसको हमने क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो हमेशा करके। ये कह सकते हो V which is directly proportional to the R, ठीक है। अब इसका ग्राफ निकाल के देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़े हो गया आपने मैथ्स, तो उसमें का मैं क्लियर करवा देता हूं कि किस तरह का है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, V upon I which is equal to constant। सर ये क्या हुआ, ये तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I और I which is directly proportional to the potential difference, दोनों में से कुछ भी, लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R नहीं होता है, ठीक है। अब V upon I which is to be the constant। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसका जो रेशियो आता है बच्चों, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसका मायना समझो, इसका मीनिंग समझो। यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता हूं तो करंट बढ़ता है, वही प्रोपोर्शन से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, करंट बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम करता हूं, करंट भी कम होता है। यही उसका कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इसका जो रेशियो है हमेशा के लिए कांस्टेंट आता है। ये भी आप ओम्स लॉ की तरफ से लिख सकते हो, V अपॉन I which is equal to the constant। ठीक है, आ गया समझ में? चल नहीं आ गया, ओके। उसको मैथ्स के इसमें से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंफर्म हो तो, ठीक है, वो भी देखते हैं इसमें। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ग्राफ निकालता हूं और ग्राफ के मीडियम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्राफ XY, यहां पे लेता हूं मैं करंट, यहां पे लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब इसको थोड़ा सा डिजिट में डाल लेता हूं और उसमें से हम ग्राफ जरूर निकालेंगे और उसका रेशियो भी देखेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री काम में आने वाली है। सपोज ये हो गया करंट ना, तो यहां पे मैं लेता हूं सपोज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ओके। यहां पे लेता हूं मैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या क्या आता कि जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है हमेशा के लिए स्ट्रेट आता है। जब भी रेशियो कांस्टेंट आता है तभी ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन में आता है, हमेशा ध्यान में रखने का। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट ही आना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेट आ गया, अब स्ट्रेट कैसे आएगा, देखो दिस वन इज द बिगिनर पोजीशन 0, ठीक है। अब स्ट्रेट कैसे आता है वो देख लेते हैं। अब मैंने वहां प्रैक्टिकली देखा कि यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस 2 से बढ़ाता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस 2 से बढ़ाता हूं तो मेरा करंट 1 एम्पियर से बढ़ता है, तो यहां पे लग गया पॉइंट। और 2 से बढ़ा तो मैंने 4 कर दिया तो करंट कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया तो एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। और बढ़ाता हूं 6 से या फिर 6 कर देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे करंट मिलता है 3 एम्पियर। एक एक से बढ़ेगा मेरा, ठीक है। ये हो गया 3, और मुझे यदि 8 पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्टेज यदि मैं बढ़ा देता हूं या फिर 2 से वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो मुझे करंट कितना मिलेगा बच्चों, 4 एम्पियर। तो यहां पे हो गए ये 4 एम्पियर, ओके। अब मैं सभी पॉइंट को यदि ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये कैसे निकलेंगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन माने उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। सर ये बताओ प्रूव करके कि अब कांस्टेंट कैसा है वो देखिए। अब मुझे एक आखिरी वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक पहले वाला, फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों भी ले लेते हैं। तो ये मैं अभी ट्रायंगल निकालता हूं लाइक दिस, ये हो गया ट्रायंगल,
ठीक है। अब ये हो गया एंगल ऑफ थीटा, राइट। अब ये जो थीटा है मैं उसके लिए बोलता हूं टैन थीटा। क्या बोलता हूं उसको? टैन थीटा। अब टैन थीटा का फॉर्मूला तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, टैन जिसको पता नहीं वो भी लिख लो। अभी ये अपने स्टडी में नहीं है लेकिन मैं प्रूव करके बताता हूं कि v अपॉन आई कांस्टेंट कैसे, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, ये वाली अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड अपॉन बेस, ये वाला, और एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों? ये वाली है। अब इसकी वैल्यू कौन सी है अपोजिट साइड की? देखो 2 और 8, 2 और 8, ये होगी इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन, ये होगी इनिशियल पोजीशन, ये होगी फाइनल पोजीशन। सो फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 8 माइनस 2 6 आता है। यहां पे मैंने क्या लिख लिया? 6। इसका बराबर है 2, 2 और 4 2 6, ठीक है। अब बेस कितना आता है बच्चों? ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, तो कितना आता है? 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3, एक से बड़ा ना, 0 से नहीं लिया मैंने, 1 से लिया, 1 से 4 तक के। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 4 माइनस 1 3 आता है, ये 3 हो गया। तो ये इसका कितना आता है बच्चों? 2। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है? 2। ये 2 क्या है बच्चों? ये 2 है इसका रेशियो v अपॉन है। देखो ना, 6 किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का, और 3 किसका है? करंट का। सो ये टैन थीटा इसका मतलब क्या हुआ? हम v अपॉन i का रेशियो भी बोल सकते हैं। v अपॉन i का रेशियो कितना आया? 2 आया। ये हरदम हर वक्त अपने को कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब देखो कौन सा भी ले लो आप, 3 ले लो या फिर 6 ले लो, लेकिन सिमेट्रिकली है, साइमल्टेनियसली 3 और 6 के बीच में ले लो, 2 और 4 के बीच में ले लो। तो ये अपने प्रैक्टिकली घर पे करके देखने का, और उसका जो कांस्टेंट है v अपॉन i हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है, यही आने वाला है सभी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? v which is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ, उसका रेशियो सिमेट्रिकली आने वाला है, इसका रेशियो कांस्टेंट ही आने वाला है। तो ये भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो ओम्स लॉ में, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज टू बी कांस्टेंट। आ गया? ये बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, अपने बुक में नहीं है ये, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रूव दे दिया कि इसका रेशियो कैसे कांस्टेंट होता है। अब ओम्स लॉ का ये तो स्टेटमेंट हो गया। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है, उसका रेशियो कांस्टेंट भी आता है। इस तरह से मैंने बेसिक लेवल पे आपको समझा दिया। अब ये लॉ में R क्या होता है वो देख लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट करके हमने देखा था। तो वो लॉज भी देखते हैं और उसके कंसर्निंग रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं, वो भी कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं आपका, बाद में कोई इश्यू नहीं हो। और ओम्स लॉ सिर्फ 10 के लिए नहीं, 11, 12 और आगे भी है। अब देखो मैंने क्या किया है, इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय I। सो R हमने क्या किया, विच इज ए रेजिस्टेंस करके ट्रीट अप किया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखो, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, ये भी पता है आपको, ओके। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो आखिरी की शेल में रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ओके। अब कुछ मेटल के अलग अलग रेजिस्टेंस है। अब कोई मेटल अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जहां से कंडक्टर में पास होते उसको रेजिस्ट करता है, और सीधी तरह से चार्ज पास आउट नहीं होने देता है, उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। द फ्लो ऑफ द चार्ज उसको रेजिस्टेंस करता है या फिर अपोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे या फिर करंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में
R which is directly proportional to the V upon I. R which is directly proportional to the V or inversely proportional to the I. अब इसका मतलब क्या हुआ देखो बच्चों, so R which is inversely proportional to the current, R which is inversely proportional to the current, ये कैसे बोल सकते भाई, देखो यदि मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊं, यदि मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितने वक्त बढ़ाएंगे, मैंने सपोज 2 टाइम बढ़ाया, 2 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ाया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यदि मैं बढ़ाऊंगा तो करंट हाफ हो जाएगा, है ना, आधा, हाल बोलते उसको, HALVED, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाओ, करंट उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ऐसे नहीं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, कि रेजिस्टेंस कितना है वो पर्टिकुलर मेटल का, उतना ही करंट उतने वही प्रोपोर्शन में इनवर्स यानी डिक्रीज होगा। इसको बढ़ाओ, ये कम होगा। रेजिस्टेंस कम करो, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम करो, करंट बढ़ने वाला है। अब इसका जो यूनिट है ये है ओहम, रेजिस्टेंस का। दिस वन इज द सिंबल, ओम का सिंबल कैसा है बच्चों, इस टाइप का सिंबल, उसको बोलते हैं ओहम। क्या बोलते हैं उसको, ओहम। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। अब ये बच्चे समझ में आ गए कि R which is inversely proportional to the I, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओ करंट कम हो जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलरली रिलेशन ध्यान में रखो। अब मैंने ये सब कुछ तो बता दिया, रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी बता दिया, और यूनिट भी क्या रहता है वो भी बता दिया। अब देखो बच्चों, रेजिस्टेंस ये जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में मदद नहीं करता है, इट अपोजिस, इट अपोजिस। अब रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो मैटर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इसके कंसर्निंग 1 ओहम का जो डिफाइन है वो भी हम देख लेते हैं। ये रूल जो है या फिर फॉर्मूला है वही अपने को काम में लाने हैं, उसी हिसाब से उसकी डिफाइन बनेगी बच्चों। जैसे हमने बोला था V which is directly proportional to the I, so V equal to R constant multiplied by R, किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। तो I का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, so I equal to V upon R, I equal to V upon R। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं I which is inversely proportional to the R, जैसे मैंने बताया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बात। अब देखो कि उसका यूनिट कैसे निकाला जाएगा। अब करंट जो है V और R पे नहीं, R पे डिपेंड करता है। सो V माने पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अपने को ओम्स लॉ करना है ना, तो ठीक है, इस तरह से नहीं समझा तो मैं, इस तरह से समझा तो R, सो R which is equal to V upon I, पिछला वाला फॉर्मूला। अब ये कहता हूं मैं कि 1 ओहम रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओहम, और 1 वोल्ट, और ये हो गया करंट किस में काउंट अप करते हैं, उसका यूनिट क्या है 1 एम्पियर। ओके, ये यूनिट लिख दिया, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट का ओम, एम्पियर। अब देखो डिफाइन कैसे, 1 ओम किसको बोलते हैं भाई, 1 ओम उसकी डिफाइन क्या है, देखो सपोज मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, ठीक है। अब इसमें करंट रन अप हो रहा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट रन अप हो रहा है। अब ये दोनों में का डिफरेंस जो है माने पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 वोल्ट। देखो सिचुएशन देख लो कि 1 ओम किसको कहते हैं। अब ये तो रेजिस्टेंस कब आ गई, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब 1 एम्पियर करंट मुझे फ्लो करवाना है ए से बी के बीच में।
अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसके डिफाइन क्या होगी, 1 ओम किसको कहेंगे, इफ 1 एम्पियर करंट is passing through the conductor having potential difference is 1 volt between 2 points. 1 ohm if 1 ampere current which is passing from A to B, ठीक है, एक पोर्शन की तरफ से दूसरे पोर्शन तक की मुझे 1 एम्पियर करंट पहुंचाना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 वोल्ट, किसमें का, ए और बी के बीच में का। डिफाइन क्या हुई, इफ 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज ए 1 ओम। एकदम सिंपल डिफाइन, 1 ओम की डिफाइन अकॉर्डिंग में तो ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में उसको समझा दिया। ये डिफाइन हमेशा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये ध्यान में रखो, फॉर्मूला ध्यान में रखो, डिफाइन ऑटोमेटिकली आती है। इसको वर्ड फॉर्म में करेक्ट करो, लेकिन जो वर्ड्स है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वर्ड अप्रोप्रिएट। कौन सी भी डिफाइन, कौन सी भी प्रिंसिपल है जो अपने मन से वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते बच्चों, जो बुक में दी हुई है या फिर एनसीईआरटी में है, अपने मन की वहां पे इंग्लिश के वर्ड मत डालो, ने जो दिया हुआ है, जो रेपुटेशन है वही वर्ड का वही अपने को यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है और किसके ऊपर डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है क्या, या फिर कितनी विड्थ हो, या फिर उसका एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, या फिर मटेरियल ऊपर डिपेंड करता है क्या, या फिर हम क्या बोलते हैं कौन से भी टेम्परेचर में डिपेंड करता है क्या। ये अब पूरे पॉइंट हम कंसेप्चुअल देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करते चलो और अपनी थोड़ी छोटी नोट्स बनाते चलो। जब तक कि आप छोटी नोट्स नहीं बनाते ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाले हैं। ओके, चलो अब रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको R which is directly proportional to the L, resistance which is directly proportional to the length of conductor, length of conductor directly proportional to the R। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं लेंथ बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया 1 मीटर, एक वायर ले लिया, एक 1 मीटर वायर ले लिया, ठीक है। अब उसका रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम आ गया, ठीक है। अब यदि मैं और 2 मीटर करवा देता हूं और 1 मीटर बढ़वाना है तो ये पूरा कितना हो गया बच्चों, 2 मीटर हो गया। अब यदि लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये समझ में आ गया, लेंथ बढ़ा दिया अपनी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो R which is directly proportional to the L। नेक्स्ट ये हो गया एक वाला पॉइंट। सेकेंड वाला R which is inversely proportional to the area of cross section, area of cross section। अब ये क्या होता है, R which is directly proportional to the area। अब क्रॉस सेक्शन माने क्या, क्रॉस सेक्शन माने इतना जाड़ा, ठीक है। यदि हमने उसको काटे तो कितना हो गया ये पूरा जाड़ा, विड्थ एरिया पायर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका समझ लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कम कर देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो एरिया में बढ़ाता हूं रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया में बढ़ाता हूं रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया छोटा कर देता हूं, कम कर देता हूं, रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेचुरली है यार कि उसको यदि मैं एरिया छोटा सा एरिया इलेक्ट्रॉन पास होने में तकलीफ होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नंबर 1, एरिया उसका एरिया में बढ़ा देता हूं, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे पड़ा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है आसान। तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, R
which is directly proportional to the L upon A, जरूर लिख सकते हो R which is proportional to the L upon A, इसका proportion निकाल दो, so R which is equal to the rho L upon A। अब ये rho क्या आ गया, ये आ गया resistivity of the material, resistivity of material। हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, हर एक मेटल का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, जो भी मेटल हो उसका खुद की रेजिस्टिविटी कितनी है उसका कांस्टेंट होता है। अब ये रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल अलग और रेजिस्टेंस अलग बच्चों। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, और रेजिस्टिविटी खुद की, वो मटेरियल की खुद की रेजिस्टिविटी रहती है। आगे समझ में? अब देखते हैं, सपोज ये तो हो गया ये फॉर्मूला R which is equal to the rho, इसको बोलते हैं RHO, रो L upon A, resistivity directly proportional to the L और resistance directly proportional to the L और resistance inversely proportional to the area। थोड़ी छोटे छोटे एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, ये पहले आपकी नोट्स उतार लो, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का बात में ये इसमें इंक्लूड भी देखते हैं। सो रो इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L, रो इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का यूनिट देख लेते हैं किस तरह से आता है। रेजिस्टेंस का यूनिट पता है ओम, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूं, ओम लिखूं। अब एरिया, एरिया माने कैसा है, मीटर स्क्वायर में रहता है, राइट। अब लेंथ मीटर में रहता है, ठीक है, सो मीटर मीटर गेट कैंसल। अब क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, ओहम मीटर, ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओहम मीटर, ठीक है, किसका, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, तो उसका यूनिट क्या आ गया बच्चों, ओहम मीटर। ये मैंने प्रूव करवा दिया आपको, ओके। तो ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, सिर्फ उसको शफलिंग करो, और यदि ध्यान में ना रहा तो इस तरह से करा करो। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम आता है, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, mm गेट कैंसल, ओम मीटर, ये हो गया यूनिट रेजिस्टिविटी का। अब इसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल माने विद एग्जांपल, उसमें समझ लेते हैं कि लेंथ और एरिया का कैसे उसके ऊपर इफेक्ट गिरने वाला है, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लेंथ और एरिया का क्या डिफरेंस या फिर क्या इफेक्ट होने वाला है। अब सपोज मैंने एक एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, कंडक्टर ले लिया, यह है 2 मीटर वाला, ठीक है। अब मैंने सेकंड कंडक्टर ले लिया, वो भी एल्यूमिनियम का है, यह आ गया 4 मीटर वाला, बड़ा निकाल लेता हूं, ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, बड़ा वाला। अब इसमें रेजिस्टिविटी का कोई फर्क गिरने वाला है क्या, रेजिस्टिविटी, हाँ मैं वर्ड क्या बता रहा हूं, रेजिस्टिविटी नहीं रो। अब रेजिस्टिविटी किसके, पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर जो कंडक्टर का मटेरियल है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है ये रेजिस्टिविटी। अब मैं दोनों भी कंडक्टर कौन से ले लिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ले लिया, तो रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट ही होने वाली है, लेंथ बढ़ाओ घटाओ कोई उसके ऊपर मायना नहीं है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, लेंथ बढ़ाओ या फिर कम करो। सेकंड, सपोज मैंने दूसरा एक कॉपर का ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इतना है, अब मैंने उसका डायमीटर जो है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये इतना कर दिया मैंने, डबल कर दिया, आपके हिसाब से डबल कर दिया, ठीक है। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, ये कॉपर का है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस ये कर दिया, ये यहाँ पे ए है। तो इसका क्या फर्क गिरने वाला है रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहने वाली है बच्चों।
रेजिस्टिविटी वो पर्टिकुलर मटेरियल के किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट ही रहती। हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ, ये बोल सकते हो कि मैंने एल्यूमिनियम और कॉपर का ले लिया, तब कहीं जाके रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बदलेगा। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मटेरियल डिपेंड माने डिफरेंट ही रहता है, लेकिन सपोज कांस्टेंट ये कॉपर या फिर एल्यूमिनियम सेम एलिमेंट सेम मटेरियल सेम कंडक्टर ले लिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी उसकी खुद की वो सेम ही रहने वाली है, हर एक सेम वाली, कॉपर एल्यूमिनियम की। ये हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या कम होता है। ओके, तो वो एक कंडक्टर ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम ले लो, ये वाला, हैविंग द लेंथ ऑफ एल, ये लेंथ एल है उसकी। ओके, ठीक है। अब एरिया है उसका ए, ठीक है। अब दूसरा वाला भी एल्यूमिनियम ले लो, तो वो भी लेंथ सेम ही है, लेकिन इस वक्त क्या कर देता हूं मैं, एरिया थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। ओके, सॉरी, एरिया तो काफी बढ़ गया, तो ये हो गया ट्वाइस ए। इसका एरिया मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, पहले छोटा सा अब बड़ा कर दिया। अब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस है सपोज 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब इसका अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, इसका अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, सो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, पहले वाले केस के बारे में, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, राइट। अब फॉर्मूला तो वो हो चुका, रेजिस्टेंस कितना है इसका भाई 4 है, इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये हो गया पहला वाला का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका R इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन एरिया कितना है बच्चों, बढ़ा दिया हमने, सो ट्वाइस ए हो गया। अरे बाप रे, R इक्वल टू L अपॉन ए, एरिया छोटा और ये हो गया बड़ा। अब इसका कैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूं, R इक्वल टू रो L अपॉन ए बाहर निकाल देता हूं और मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये तो पता ही होगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, सो R इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, कितना हो गया 2 का 4, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। अब आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम था। अभी मैंने एरिया बढ़ा दिया तो कितना हो गया बच्चों 2 ओम, रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया बढ़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द R which is inversely proportional to the area। एरिया में बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। रेजिस्टेंस सॉरी एरिया कम कर देता हूं तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वन ऑफ द बेटर एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा इस तरह से ध्यान में रखो कौन सी भी लॉज और फॉर्मूले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड है, देखो अब इसमें फैक्टर लिख लेते, R ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, चलो ये भी सही है। R ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, चलो ये भी सही है। R ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो, चलो ये भी सही है। और R ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ये क्या हुआ, अब देखो हर एक इसमें कोई भी जो मेटल्स है या फिर अलॉयज है, अलॉय मिक्सचर ऑफ टू ऑफ द मोर देन 2 और 3 कंपोनेंट, तो अलॉय तो पता होगा आपको। अब एज कंपैरिजन टू द मेटल
अलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ज्यादा करंट बहने से जो गर्म होता है या फिर बर्निंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है उसका। तो इसीलिए ये ज्यादातर अलॉयज किसमें यूज करते हैं, गीजर में यूज किए जाते हैं, है ना, हीटर में यूज किए जाते हैं, ज्यादातर बर्न नहीं होते, बल्ब में भी यूज किए जाते हैं। अभी फिलहाल तो बल्ब नहीं रहे, सब एलईडी आ गए। तो ये जो इक्विपमेंट है ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद में बर्न होने के पॉसिबिलिटी रहते हैं, तो इसमें अलॉय यूज किए जाते हैं क्योंकि उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ज्यादा जल्दी बर्न नहीं होते। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ज्यादा गर्म हो गया तो रेजिस्टिविटी पता ही है आपको डायरेक्टली। सो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये चार फैक्टर व्हिच अफेक्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ये सभी मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के सेशन में मैंने ओह्म्स लॉ प्रूव करवा दिया, उसका डिटेल एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है और रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली क्या होता है, वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया।